बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस शोन इन द डायग्राम बाय रिजॉल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड y न्यूटन। यानी कि इसमें हमने अलोंग x और y रिजॉल्व नहीं करना, x एक्सिस और y एक्सिस रिजॉल्व नहीं करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व नहीं करना, हमने y की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। यानी कि एक डायरेक्शन y हो जाएगी, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसके अंदर x नजर आ रही। हमारा हमने जो रिजॉल्व करना है वो x और y की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। यानी कि जो y है वो अलोंग y एक्सिस है, y जो है उसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे, x के कंपोनेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस में कंपोनेंट बनाते हैं और वाई एक्सिस में कंपोनेंट बनाते हैं, और जो फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाती है उसको हम रिजॉल्व नहीं करते। अब हमने एक्स और वाई की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। जब हमने एक्स और वाई की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है तो जो एक्स और वाई की डायरेक्शन में फोर्सेज है वो रिजॉल्व नहीं होगी। रिजॉल्व कौन सी फोर्स होगी? सिर्फ 10 वाली। अब कैसे रिजॉल्व होगी ये देखें। हम 10 पर खड़े हो जाएंगे, ये एक वाई की डायरेक्शन में मूव किए, फिर हम एक्स की डायरेक्शन में मूव किए, और यही इनकी डायरेक्शंस होंगी। अब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 60 हो जाएगा। अब ये जो y के ऑपोजिट कंपोनेंट बन रहा है ये क्या हो जाएगा? 10 cos 60, और सामने वाला हो जाएगा 10 sin 60। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। y इज इक्वल टू 10 cos 60 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10 sin 60, x इज इक्वल टू 8.66 हो गया। आप ये देखें कि आपने क्वेश्चन की नेचर को समझना है कि उसने किन डायरेक्शंस के में रिजॉल्व करने के लिए कहा है। आपने किस तरह ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिजॉल्व किया था या एक्स और वाई में रिजॉल्व किया नहीं, गलत हो गया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने कहा है कि वाई में रिजॉल्व करना है। ये जो फोर्स वाई दी गई है इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, उसने ये कहा है। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मसला है जी? आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फोर्सेस डिफाइंड बिलो गिव देयर रिजॉल्व पार्ट्स इन OX एंड OY। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड थीटा। ठीक है जी, पहला पार्ट है जी। कंपोनेंट्स बनाने का क्या तरीका है? करें टेल पे खड़े हो जाए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेनी है और हेड की तरफ जाना है। ये देखें जी, ये मूव कर गया मैं हेड की तरफ। फिर मुझे हेड को अप्रोच करना है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये जी, ये इसके कंपोनेंट्स बन गए हैं। ये है जी एफ कॉस थीटा, ये है जी एफ साइन थीटा। अब ये बी के मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूं, टेल पे खड़े हो गया मैं। अगर मैं राइट की तरफ मूव करूंगा तो मैं हेड को अप्रोच नहीं कर सकता। हेड ये है, ये हेड है। मैं हेड को अप्रोच कर सकता हूं अगर मैं राइट की तरफ मूव करूं? नहीं, मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना है। जब मैं एग्जैक्टली हेड के नीचे पहुंच जाऊंगा तो अपवर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा मैं। ये फोर्स। अब ये क्या बन गया जी? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाला हो गया एफ साइन थीटा, और साथ वाला हो गया एफ कॉस थीटा। और क्योंकि ये वाला नेगेटिव है, ये जो है कॉस थीटा लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसके साथ माइनस साइन। अब मैं सी को करता हूं।
जी, फोर्स नेगेटिव हो सकती है। अगर ये डिपेंड उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, राइट की तरफ, मैं लेफ्ट की तरफ 20 की न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये -20 लग रही है, आपकी +10 है, मेरी -20 है, उसका मतलब है एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो जब हम उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। अब इसके बेटा ये बन रहे हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट्स बन रहे हैं। अब ये एंगल क्या होगा, θ -90। ये क्या हो जाएगा, या और किसी आसान तरीके से इसको करते हैं, इस एंगल को एक्स कर लेते हैं, इस एंगल को एक्स कर लेते हैं, सही। अब ये क्या हो जाएगा, एफ कॉज एक्स, ये हो जाएगा एफ साइन एक्स। एफ कॉज 180 -θ और एफ साइन 180 -θ। अब कॉज 180 -θ किसके इक्वल होता है, ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो -f कॉस थीटा, ये पहले भी नेगेटिव था और ये प्लस हो जाएगा। और साइन 180 -θ साइन एक्स के इक्वल होता है, ये 180 माइनस साइन 180 -θ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। आप इसको, आपने जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वहां से खोल के भी चेक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप ये देखेंगे डी पार्ट है, डी पार्ट में एक कंपोनेंट ये बना, एक ये बना, ये क्या बन गया, एफ कॉस थीटा, ये बन गया एफ साइन थीटा, और साइन वाले के साथ नेगेटिव आएगा, ये बन गया। अब और कौन सा क्वेश्चन करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहे हैं, अ प्लैंक ऑफ mass 20 kg is pulled with a rope up a slope inclined at 15 degree to the horizontal। जो स्लोप का एंगल है वो 15 है। द रोप इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल है, एज शोन इन द डायग्राम। एक्सप्लेन व्हाई द टेंशन इन द रोप मस्ट certainly be greater than 53.6। अब टेंशन इन द रोप इस डायरेक्शन में है, अब हम इस टेंशन के इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये परपेंडिकुलर, डायरेक्शन जरूर लगानी है। ये नॉर्मल रिएक्शन आर। अब मेरे बच्चों, आप ये देखिए, ये 30 का एंगल हाफ हाफ हो गया। उस्मान समझ आइए, हाफ हुआ है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल 15 का है। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा टी कॉस 15 और ये बन जाएगा टी साइन 15। वेट के कंपोनेंट्स इस तरह बनेंगे, पहले हम परपेंडिकुलर वाला बनाएंगे, फिर हम अलोंग द प्लेन वाला बनाएंगे। ये 100 बन जाएगा 200 साइन 15, 200 कॉस 15। ये कंपोनेंट्स बन गए और हमने लिख भी दिए। अच्छा जी, आप ये देखें कि, देखें अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, हमें कैसे पता चला कि दिस वन इज एग्जैक्टली हाफ। जब हम ये देखें बेटा, ये ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है,
ब्लू कलर की लाइन जो है वो क्या है, डायरेक्शन है इनक्लाइंड प्लेन की, और उसका इनक्लाइंड प्लेन की जो डायरेक्शन है ये वाली, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है, तो यहां पर क्या एंगल बनेगा, ऊपर वाला एंगल क्या होगा, समझ आ गई। हाँ जी। जी, किसकी, जी 15 डिग्री के बाद बेटा मैं टेल पे खड़ा हो गया हूं, और मैंने क्या किया, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव किया हूं अलोंग द प्लेन, और परपेंडिकुलर मूव किया हूं। आप किस वेट वाले कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कल नहीं आए थे आप। तो वेट वाले कंपोनेंट्स में आपको याद होगा कि जब मैंने वेट वाले कंपोनेंट्स बनाए थे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका वेट है, ये एंगल थीटा है, ये वेट के केस में पहले हमने परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाना है, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाना है। वेट के केस में सिर्फ पहले हमने, हर केस में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेट के केस में हमने पहले परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बनाना है, जो परपेंडिकुलर टू द बनेगा इनक्लाइंड प्लेन, और फिर पैरेलल टू द प्लेन बना, ये बन गए। अब ये देखें, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। समझ आई कि नहीं। अगर ये एंगल 15 है थीटा की जगह पर, तो इस जगह पर भी 15 एंगल आएगा। अब एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम जी साइन 15, और एंगल के साथ वाला हो जाएगा एम जी कॉस 15। फिर बताऊं बेटा, वेट के हमने, वेट में खास तौर पे हमने क्या है, पहले परपेंडिकुलर वाला बनाना है और फिर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला बनाना है, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। अच्छा बेटा ये देखें कि अब इसमें हमने क्या करना है, कहता है कि द रोप इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, ये हमने सारे कंपोनेंट्स इसके बना लिए हैं। अब वो कहते हैं कि टेंशन को 53.6 से बड़ा क्यों होना चाहिए, बताएं जी क्यों होना चाहिए। बोलो। अब ये देखें, 200 साइन 15 इज द फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जो टी कॉस 15 है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इफ टी कॉस 15 इज ग्रेटर देन 200 साइन 15, तो फिर कैन बी पुल्ड अप द रैम्प, यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टी कॉस 15। Force in the direction of motion is T cos 15. Should be greater than the force opposite to the direction of motion, then this one can be pulled up the ramp. हाँ जी, टी की फाइनल आंसर बताएं जी। 53.6. So the tension should be greater than 53.6 so that we can pull the object up the slope. जी, क्या उसने कहा है कि वो जो है वो
वो आगे सवाल में है ना, यहां तक तो कोई फ्रिक्शन ही ना हो, तो इसलिए हम जो है वो फ्रिक्शन को काउंट नहीं करेंगे पार्ट ए के अंदर। वो बताएगा, ये तो खैर अभी तो हम फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस ही नहीं कर रहे, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें बताएगा द inclined plane is smooth, the inclined plane is rough, वो इस बात का जिक्र करेगा, रफ में फ्रिक्शन होती है। अब वो कहते हैं कि द टेंशन इन द रोप इज 65 न्यूटन एंड द प्लैंक इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन द प्लैंक फ्रॉम द ग्राउंड। अब जी कांस्टेंट स्पीड पे क्या होता है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होती है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, एक ये होता है। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन निकाल, देखिए नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में तो मोशन नहीं ना हो रही, मोशन तो अलोंग द प्लेन हो रही है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वहां पर कंपोनेंट्स बैलेंस है, वहां पर इक्विलिब्रियम है। अब इसमें हम करेंगे कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन जो फोर्सेज हैं उनको हम इक्वल कर देंगे। तो अप में कितनी फोर्सेज हैं? ऊपर है आर प्लस टी साइन 15 इज इक्वल टू 200 कॉस 15। अब उसने टेंशन की वैल्यू 65 दी हुई है, आर इज इक्वल टू 200 कॉस 15 माइनस 65 साइन 15, कितना? 11.0 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, यहां पर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं ना। तो किसका नॉर्मल रिएक्शन 176 है। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है 176 है। अच्छा जी, अब हमने, वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अब उसने फ्रिक्शनल फोर्स का जिक्र किया। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स को काउंट करेंगे। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ऑपोजिट क्या है? टी उसने 65 दिया हुआ है, एफ की वैल्यू क्या आ रही है? ये जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैं करके दूंगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ वेट 10 न्यूटन इज प्लेस्ड, particle of weight 10 Newton is placed on a smooth plane 35 degree to the horizontal. अब ये कंपोनेंट्स बताओ, उमर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10 साइन 35, वेरी गुड। 10 कॉस 35। नॉर्मल रिएक्शन जरूर बनाने हैं या भूल जाएंगे? अब वो कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम एज इट एक्ट्स पैरेलल टू द प्लेन। अगर ये पैरेलल टू द प्लेन एक्ट करती है तो हमने ये फोर्स टी निकाली। अच्छा जी, अब हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बैलेंस होती हैं फोर्सेस।
तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? टी। ऑपोजिट क्या है? टेन साइन 35। जी, टेंशन कह लो या उसको एक्स फोर्स कर लो। अब ए पार्ट में हो जाएगा टी इज इक्वल टू टेन साइन 35। 5.74 ये आ गई। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन भी निकालो इसका। टेन कॉस 35। क्या आंसर आया? अच्छा जी, बी पार्ट में कह रहे हैं, अब गौर से देखिएगा बच्चों, ये बी पार्ट में कह रहे हैं कि दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। बी पार्ट में कह रहे हैं कि ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है। ये जी मैं फोर्स बनाने लगा हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स है जी हॉरिजॉन्टल। अब इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ। जरी बेटा ये एंगल क्या होगा? 35। कंपोनेंट्स की डायरेक्शंस ये है। ये बन गया टी कॉस 35, टी साइन 35। अब बी पार्ट में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? टी कॉस 35। ऑपोजिट क्या है? फाइनल आंसर क्या है? ये आ गया जी फाइनल आंसर। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। हाँ जी जरी नॉर्मल रिएक्शन बताएं किसके इक्वल होगा? आर। आर क्या? आर की और टी साइन 35 की डायरेक्शन आर इज इक्वल टू टी साइन 35 प्लस 10 कॉस 35। आपने पहले रखना है बाद में माइनस कर। फाइनल आंसर बताएं। टी की वैल्यू 7 न्यूटन आ चुकी हुई है। मैं खुद ही करवा रहा हूं। हाँ जी बताएं जी। फाइनल आंसर 12.2 न्यूटन। अब सी पार्ट है जी। सी पार्ट में कह रहे हैं अपवर्ड्स एंड एट एन एंगल ऑफ 25 टू द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ द प्लेन। यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे ऊपर 25 का एंगल बन रहा है। इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर 25 का एंगल बन रहा है। इसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये कंपोनेंट बन जाएगा टी कॉस 25, टी साइन 25। अब सी पार्ट में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? टी कॉस 25। ऑपोजिट क्या है? 10 sin 35। फाइनल आंसर बताएं। 6.334 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन बताएं जी। सरमद नॉर्मल रिएक्शन किस तरह निकलेगा बताएं जल्दी से। हाँ जी गजनफर आप बताएं नॉर्मल रिएक्शन किस तरह निकलेगा।
बिल्कुल सही है। आर, देखिए ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस है, एक आर है और एक टेंशन का कंपोनेंट है, ये फोर्स टी का कंपोनेंट। आर प्लस टी साइन 25 इज इक्वल टू 10 cos 35। R is equal to 10 cos 35 minus T sin 25। T क्या है? 6.34। फाइनल आंसर बताएं जी। 5 पॉइंट। अब वो कहते हैं विदाउट, खैर इसने तो क्वेश्चन में कहा है विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन स्टेट द रीजन विच ऑफ द थ्री केसेस द नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटेस्ट। अब हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन हमने कैलकुलेट नहीं किया होगा, उसको मैंने शो ही नहीं कर रहा, किस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा सबसे। जी अली असद आप बताएं। देखिए जी, देर आर थ्री केसेस। वन केस इज द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। सेकंड केस इज द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। थर्ड केस इज द फोर्स हैज एन एंगल ऑफ 25 डिग्री अप द प्लेन। किस केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा? बिल्कुल सही है, बी के केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उस केस में क्या हुआ था कि एक कंपोनेंट जो टी का वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, और आर जो है वो टी कॉस टी साइन 35 प्लस 10 साइन 35 था। इसलिए वैसे भी देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है तो हम हॉरिजॉन्टल रख के खींचेंगे तो एक कंपोनेंट उस फोर्स का नीचे की तरफ उसको दबाएगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। किस केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम था? थर्ड केस में, क्योंकि एक कंपोनेंट उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, उसका सरफेस के साथ कांटेक्ट को कम कर रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। तो बी के केस में द नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटेस्ट। जी बेटा।